नितेश जो कि एक रोडवेज बस का ड्राइवर है, उसने बस को सवारियों से भर लिया है और चलने से पहले वो सामने लगे हुए शीशे में पीछे की तरफ सवारियों की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी बस के अंदर एक महिला मूंगफली बेच रही है। वह उस महिला को अपने पास बुलाता है और उससे पूरी मूंगफलियों का पैसा पूछता है। वह महिला उसे पैसा बताती है और इसके बाद नितेश उस महिला को पैसे देने लगता है, लेकिन वो महिला उन पैसों को लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आखिर क्या किस्सा था, क्या कहानी थी जिस वजह से उस महिला ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है, कानपुर के पास एक गाँव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सुनीता। सुनीता अपने घर की बड़ी बेटी है, उसकी 2 बहनें और हैं और उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं। सुनीता शादी के लायक हो गई है तो उसके पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का मिल जाता है पास ही के गांव में। लड़के का नाम था नितेश जो कि प्राइवेट टैक्सी चलाया करता है। अब लड़का काफ़ी अच्छा था, उसके परिवार वाले काफ़ी अच्छे थे, तो सुनीता का पिता सुनीता की शादी नितेश से करवा देता है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुनीता नितेश के घर जाती है। नितेश के जो मम्मी पापा हैं वो वैसे तो बीमार रहा करते हैं, लेकिन वो अपनी बहू सुनीता से बड़ा ही प्यार किया करते हैं, उसको अच्छी तरह से रखते हैं, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो नितेश है वो अक्सर शराब पिया करता है और जैसे ही सुनीता को इसके बारे में पता चलता है तो वह अपने पति को समझाती है, कहती है कि तुम ऐसा मत करो, हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार है और हम लोग अच्छी तरह से रहेंगे अगर तुम शराब पीना छोड़ दो तो। लेकिन नितेश इस बात पे बार बार उखड़ जाया करता और सुनीता पर पिटाई लगा दिया करता। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 5 महीने हो जाते हैं। सुनीता सोचती है कि चलो धीरे धीरे सुधर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार समझाऊंगी तो कभी ना कभी तो इनके समझ में ही आएगी। लेकिन नितेश शराब नहीं छोड़ता है और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले तो वो छुप छुप कर पिया करता था, अब तो सरेआम पिया करता है और दिन में भी पी कर रखता है। अब इस बात से जो सुनीता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी सुनीता को एक खुशखबरी मिलती है, उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। जैसे उसे यह बात पता चलती है तो वह अपने पति को बताती है, लेकिन उसका पति आज भी शराब पीकर टल्ली था। वह उसे बताती है कि हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है और अब आप ये शराब पीना छोड़ दो, हम लोग अच्छी तरह से अपने घर को बसाएंगे, तुम सारे पैसे शराब में ही उड़ा देते हो, अब इसके लिए भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुकेश जैसे इस बात को सुनता है तो वो एकदम से उखड़ जाता है और सुनीता को पिटाई लगाने लगता है। उसके पेट में बच्चा था तो लड़ाई में उसके पेट पर भी थोड़ी सी चोट लग जाती है और चोट को लगने के बाद सुनीता फर्श पर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से तड़पड़ाने लगती है। जैसे मुकेश देखता है कि यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया है तो वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उसके सास ससुर अपनी बहू को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सुनीता के पेट में जो बच्चा था वो मर चुका है। इसके बाद ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के ज़रिए उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है, लेकिन सुनीता की जान बचा ली जाती है। अब सुनीता ठीक होकर जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वह अपने सास ससुर से मना कर देती है। कहती है कि माँ जी, बाबूजी, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ पर मेरा पति मेरी एक नहीं मानता हो और आज उनकी वजह से हमारा होने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, वरना मुझे वो यादें सताती रहेंगी। ऐसा कहकर सुनीता अपने मायके चली जाती है। वहाँ आकर अपने पिता को पूरी बात बताती है। उसका पिता भी उसकी पूरी बात सुनता है, समझता है और उससे कहता है कि ठीक है बेटी, यहाँ पर रह ले और यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर ले। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सुनीता वेट करती है कि मुकेश कभी आएगा और उसे मनाकर दोबारा से घर ले जाएगा। लेकिन मुकेश ना तो उसे फ़ोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए वहाँ पर आता है। अब काफ़ी दिनों वेट करने के बाद सुनीता डिवोर्स का केस डाल देती है। कोर्ट का फैसला आता है, दोनों का डिवोर्स हो जाता है। कुछ रकम तय की जाती है जो मुकेश को सुनीता को देनी थी, लगभग 2-2.5 लाख रुपए। लेकिन सुनीता उन पैसों को लेने से मना कर देती है, कह देती है कि अलग रहने का फैसला मेरा है तो मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उन पैसों को वो लेने से मना कर देती है। फैसले के दौरान मुकेश से जज साहब ने पूछा था, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो? लेकिन मुकेश ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी उसे शराब अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद मुकेश अपने घर है, सुनीता अपने घर है। सुनीता अपने घर रहा करती है, उसकी 2 छोटी बहनें हैं। उसके पिता अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां बोया करते और उनको बाज़ार में बेचकर अपना भरण पोषण करते थे। अब सुनीता
जो कि उस घर में रहने लगी है तो वह अपने पिता का काम धंधे में हाथ बटाने लगती है। अपने पिता की सब्जियों को लेकर बाजार में बेचा करती। अब सब्जियों का सीजन जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसके गांव के कुछ लड़के और लड़कियां शहर में जाकर मूंगफली वगैरह, पानी पाउच वगैरह इस तरह की चीज़ें बेचा करते थे और अपनी जीवनी को चला रहे थे। तो वह भी सोचती है कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं, कब तक पिता के ऊपर बोझ बन के रहूंगी, उनका सहारा बनना चाहिए। ऐसा सोचकर जो सुनीता है वो उन लोगों के साथ जाकर वहाँ पे मूंगफली खरीदती है और मूंगफली के छोटे छोटे पैकेट तैयार करती है और उनको इधर उधर खड़ी होकर बसों के अंदर बेचने लगती है। अब इस तरह से काम करने के बाद उसकी आमदनी 300-400 रुपये हो जाती है। अब वो अपने पिता का सहारा लगाने लगती है। उसकी एक बहन शादी के योग्य हो गई थी। तभी उसके पिता सुनीता से कहते हैं कि बेटी, ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, तो ऐसा कर दूसरी शादी कर ले, कोई और लड़का तेरे लिए ढूंढ देते हैं। उसके बाद जो सुनीता है वो मना कर देती है, कहती है कि पिताजी, अब मैं शादी जब करूँगी जब आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के बाद मैं शादी करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने पिता से शादी के लिए मना कर देती है और वहीं पर काम करने लगती है। धीरे धीरे काम करती है, उसका काम अच्छा खासा चलने लगता है। जब सब्जियों का सीजन रहा करता तो अपने खेत की ही सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेचा करती और जब सब्जियों का सीजन ख़त्म हो जाता तो मूंगफली, पानी पाउच इस तरह की चीज़ें बाज़ार में बेचा करती। इस दौरान वह अपनी छोटी बहन की शादी भी करा देती है और लगभग अब इन बातों को 4 साल हो चुके थे, यानी कि सुनीता के तलाक हुए 4 साल हो गए थे। और 4 साल बाद एक दिन सुनीता एक बस के अंदर चढ़ती है जो कि पैसेंजरों से भरी हुई थी। तो उसके अंदर वह मूंगफली बेचने के लिए चढ़ती है। उसके पास मूंगफली के छोटे छोटे पाउच थे तो वह बस के अंदर अपनी मूंगफलियों को बेचने के लिए बोलती हुई जा रही थी कि मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। तभी जो उस बस का ड्राइवर होता है वह शीशे में से उसे देखकर उसे आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने के बाद सुनीता उसके पास जाती है। ड्राइवर ने चेहरे पे गमछा लपेटा हुआ था तो वह कहता है कि तुम्हारी ये मूंगफली कितने रुपए की होंगी पूरी के पूरी। तो वह उसे हिसाब लगाकर बताती है कि इतने रुपए की होंगी। तभी जो ड्राइवर है वो गमछा हटाता है और जैसे ही वह गमछा हटाता है तो सुनीता उस ड्राइवर का चेहरा देखती है और देखते ही हैरान सी खड़ी रह जाती है। दोस्तों, वह ड्राइवर और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति था जिसने 4 साल पहले उसे तलाक दे दिया था। ज़्यादा शराब पीने के कारण से उसका तलाक हुआ था। अब उसके बाद सुनीता उन मूंगफलियों को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन नितेश उससे कहता, अरे रुको तो सही, ये लो मूंगफली के पैसे तो ले लो। लेकिन सुनीता साफ मना कर देती है, कहती है कि मुझे अब ये पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें मूंगफली खानी है तो तुम इन सभी मूंगफलियों को ले जाओ और अपना आराम से खा लेना। नितेश उसे रोकता है लेकिन सुनीता उस बस से उतर जाती है। तभी जो पैसेंजर उस बस के अंदर बैठे हुए थे वो शोर मचाने लगते हैं, कहते हैं कि ड्राइवर चलो, बस पूरी भर चुकी है, हमें लेट हो रहा है। इसके बाद नितेश, जो कि एक रोडवेज बस चला रहा था, तो वह अपनी बस को लेकर लखनऊ की तरफ निकल जाता है। पूरे रास्ते में वो अपनी पत्नी सुनीता के ही बारे में सोचता रहता है। वह सोच रहा था कि उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं अब इस गलती को सुधारूंगा। लखनऊ जाता है, लखनऊ से वापस आता है। आते समय उसको शाम हो गई थी, लेकिन शाम को भी वह अपनी पत्नी सुनीता के ही बारे में सोच रहा था। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह वह अपनी बस की छुट्टी कर देता है, यानी कि 1 दिन की एप्लीकेशन लगाकर वो अपनी छुट्टी ले लेता है। छुट्टी लेने के बाद वह उसी बस स्टैंड पर आता है इस आस में कि आज फिर से यहाँ पर सुनीता मूंगफली बेचने के लिए आएगी और मैं उससे बात करूँगा। तभी वह उसको ढूंढ ही रहा था, तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज़ पड़ती है जो बस के अंदर पड़ी थी और वह पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता आज भी मूंगफली बेच रही थी। उसके कंधे पर एक झोला था, उसके अंदर उसने मूंगफली के पैकेटों को पैक कर करके रख रखा था। इसके बाद नितेश सुनीता के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता, कहता कि सुनीता, मुझे तुमसे बात करनी है, थोड़ा सा टाइम हो तो मुझसे बात कर लो। उसके बाद सुनीता कहती है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, मेरा धंधे का टाइम है और कल का धंधा भी मेरा ख़राब हो गया था, मुझे खाना कमाना है और अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना है। इस बात को सुनकर नितेश सुनीता से कहता है कि तुम कितने रुपए की मूंगफली बेच लेती हो, कितने रुपए कम जाते हैं? तो वह बताती है कि मेरे 500 रुपये कम जाते हैं। तो उसके बाद नितेश अपने पास से एक 500 रुपये निकाल कर सुनीता को देता है और कहता है कि अब तो तुम्हारे पूरे धंधे की भरपाई हो गई है ना, अब तुम ऐसा करो, आज पूरे दिन मेरे साथ रहो। तो अब इसके बाद जो सुनीता है वो मान जाती है, क्योंकि कल से जब से उसने उसे देखा था वह उसी के बारे में सोच रही थी, अपने बीते पलों के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी कि अब तो शायद ये सुधर गया है जो बस के अंदर ड्राइवरी करने लगा है, क्योंकि वो सरकारी बस थी दोस्तों। और सुनीता भी समझ जाती है कि जो इसके अंदर ड्राइवरी करता है वो सरकारी नौकर ही होता है। तो उसके बाद सुनीता उससे बतियाने के लिए तैयार हो जाती है। तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था, नितेश कहता है कि चलो इसके अंदर चलते हैं, लेकिन सुनीता मना कर देती है, कहती है कि यहाँ पर हमारे गांव वाले आते हैं, अगर वो लोग हमें देखेंगे तो सोचेंगे कि ये फलाने की लड़की किसके साथ बैठी हुई है।
तो उसके बाद जो नितेश होता है वहाँ से एक ऑटो करता है, ऑटो के अंदर सुनीता को बैठाता है, खुद भी बैठता है और वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जाकर एक रेस्टोरेंट था, उसके अंदर सुनीता को ले जाता है और वहाँ पर बैठकर बातें करने लगता है। वो कहता है कि सुनीता सुनाओ कैसी हो, हालत तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। लेकिन सुनीता कहती है कि हमारी हालत चाहे जैसी हो, तुम्हें इससे क्या, अब हमारे रास्ते अलग हैं और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। तभी सुनील कहता है कि सुनीता हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेवार मैं ही हूँ। अगर मैं उस टाइम पे अच्छी तरह से रहता तो आज तुम इस हालत में नहीं होती। उसके बाद सुनीता से रहा नहीं जाता और सुनीता पूछने लगती है कि माँ बाबूजी कैसे हैं। उसके बाद सुनील बताता है कि 1 साल पहले माँ की मौत हो चुकी है, बीमारी के चलते, तुम्हें पता ही था वो बीमार रहा करती थी। पिताजी अभी हैं, वो खाट में रहते हैं, अक्सर बीमार रहा करते हैं और बार बार तुम्हारे बारे में पूछते हैं। माँ ये कहते कहते मर गई कि बेटा बहू को ले आओ, लेकिन उनका सपना उनके जीते जी मैं पूरा नहीं कर पाया। इस बात को जैसी सुनीता सुनती है तो सुनीता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने सास ससुर से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। उसके सास ससुर उसको समझा करते थे, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा करते थे। सुनीता की आंखों में आंसू देखकर नितेश उसे चुप कराता है। चुप कराने के बाद उससे पूछता है कि सुनीता तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या चल रहा है, शादी कर ली तुमने? तो उसके बाद सुनीता कहती है कि नहीं, शादी तो मैंने नहीं की। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर मूँगफलियाँ क्यों बेचती हो? तो बताती है कि घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, पिताजी हैं, पिताजी बुज़ुर्ग हो चले हैं और उनसे अब इतना सारा काम नहीं होता, तो मैंने सोचा कि अपने पिताजी का हाथ बटाया जाए, ऐसे बैठे बैठे खाने से क्या मतलब। इसी वजह से मैं यहाँ पर मूंगफली बेचा करती हूँ। जब सब्जियों का सीज़न होता है तो अपने खेत वाली सब्जियों को लाकर यहाँ पे बेच दिया करती हूँ। धीरे धीरे इसी तरह से मेरे दिन कट रहे हैं। उसके बाद सुनीता नितेश से कहती है कि तुम बताओ, तुमने शराब पीनी छोड़ दी या अभी भी पीते हो? उसके बाद नितेश बताता है कि जब से माँ की मौत हुई है, जब से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है, मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और उस घर में रखूं, लेकिन मैं उसे भी पूरी नहीं कर पाया। इस बात को सोच सोच कर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। तभी मैंने सोचा कि ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ करना है। मेरी माँ जो कहते हुए मरी है, मुझे ऐसा नहीं रहना है। मैंने शराब को छोड़कर अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की। तभी रोडवेज के फॉर्म निकले थे, मैंने उनको अप्लाई किया और टेस्ट देने के बाद मेरा नंबर इस रोडवेज बस के अंदर आ गया है। अब मैं रोडवेज बस चलाया करता हूँ, अच्छी सरकारी नौकरी है। पिताजी बीमार रहते हैं, लेकिन बिना औरत के घर तहस नहस है। उसके बाद सुनीता कहती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की? तो बताता है कि शादी तो मैं कर लेता, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। हमारा वो बच्चा जो अभी ठीक तरह से इस दुनिया में आया भी नहीं था, मेरी वजह से उसकी मौत हो गई। जब मैंने शराब पीना छोड़ा तो मुझे इन सभी बातों पर पछतावा हुआ और उस पछतावे को लेकर मैंने किसी से शादी नहीं की। मैंने सोच लिया था कि ज़िंदगी में अब शादी नहीं करनी है, अपने पिता की सेवा करनी है और इसी तरह से जीवन को बिताना है। लेकिन कल जब मैंने तुम्हें बस के अंदर मूँगफली बेचते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर तुम्हें ले आया। इसके बाद दोनों की कुछ बातें होती हैं। बातें होने के दौरान कभी वो हंसा करते हैं तो कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पुरानी बातों को वो याद कर रहे थे, उन टाइमों को जिस टाइम पे वो दोनों एक साथ रहा करते थे। कभी खुशी के पल आते थे, कभी गम के पल आते थे, तो उनको याद कर करके कभी वो खुश हो जाया करते तो कभी उदास हो जाते थे। इसी तरह से उनकी बातें होती हैं। अब इसके बाद सुनीता कहने लगती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, लेकिन नितेश एकदम से अपनी पत्नी से कहने लगता है कि सुनीता अब बस करो, बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे ही घर में रहना। सुनीता उससे मना करती है, कहती है कि यह फैसला लेना इतना आसान नहीं है, तुम मुझे छोड़ चुके हो और हमारा तुम्हारा तलाक हो गया है, अब हम दोनों अलग अलग हैं। लेकिन नितेश बार बार उससे आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगता है। कहता है कि सुनीता मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, तो तुम इसमें मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो। सुनीता कहती है कि इस बात का फैसला मेरे बाबूजी कर सकते हैं। तो उसके बाद नितेश सुनीता को लेकर सुनीता के गांव में जाता है। वहां पर उसके पिता जैसे ही नितेश को सुनीता के साथ देखते हैं तो एकदम से गर्म हो जाते हैं और नितेश से कहते हैं कि तू फिर आ गया इसकी ज़िंदगी में, एक बार तो तूने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, अब दोबारा से आया है। लेकिन नितेश जो कि हाथ जोड़ लेता है और अपने ससुर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ससुर जी अब मैं सुधर चुका हूँ, मैंने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई है। थोड़ी देर उनकी बातें होती हैं और बातें होने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि अब सुनीता नितेश के साथ जाएगी। सुनीता भी खुश है, नितेश भी खुश है। उसके बाद सुनीता नितेश के साथ अपने घर आती है, अपनी ससुराल आती है। काफ़ी दिनों बाद उसने ससुराल वाले घर को देखा था जो पूरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा था। ना ही कहीं पर सफाई थी, ना ही किसी चीज़ को अच्छी तरह से रखा गया था, क्योंकि घर के अंदर दोनों बाप बेटे रहा करते थे। पिता की तबीयत खराब थी तो पिता के बिस्तर के चारों तरफ कचरा फैला पड़ा था। सुनीता जाती है उस घर के अंदर, अपने ससुर के पैर छूती है और जैसे ही उसका ससुर सुनीता को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहू को अच्छी तरह से आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटी अब तुम आ गई हो तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुनीता
उस घर को जो तहस नहस पड़ा हुआ था उसको अच्छी तरह से साथ संवार करती है और उस घर के अंदर दोनों हंसी खुशी रहा करते हैं। इसके बाद उनको एक बच्चा होता है और उस बच्चे को लेकर भी वो उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। जो नितेश है वो पूरी तरह से बदल चुका है, उसने शराब को हाथ लगाना भी छोड़ दिया है। वह बस पे ड्राइवरी किया करता और जो पैसे आया करते उससे अपना घर चलाया करता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक पति की शराब की लत के चलते पत्नी ने उसका साथ छोड़ा और दोनों अलग हो गए और उसके बाद दोबारा से इस तरह से मिले। आप कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में दोहराई गई गलतियों को अपने जीवन में ना करें और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाकर इस समाज के अंदर घोषित करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।